स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम था भट्टीपुर। नक्शे पर शायद कोई रोना सा नाम था, पर वहां के लोगों के लिए वो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा में जब गांव के रास्ते पर धुंध उभरती तो ऐसा लगता जैसे मिट्टी अपनी उम्र का कोई पुराना गीत गा रही हो। पगडंडी पतली सी थी, कभी गाय नमक की खुराक से घसीट कर बनी, कभी बच्चों के पैरों की तेजी से और सबसे ज्यादा माओं के कदमों से जो सुबह उठकर घर के काम में लग जाती थी। नील हर रोज सुबह उसी पगडंडी से निकलता, नंगे पांव, थोड़ा सा फटा हुआ धोती जैसा कपड़ा और गर्दन से लटका एक पुराना पर उसका सबसे प्यारा रिबन सा टुकड़ा। उसके बाल चपटी चोटियों में कटी हुई तरह से थे और आंखों में हमेशा कुछ खोजने सा इरादा। वो 10 साल का था, पर गांव की बातें उसे बचपन से पहले ही समझना सिखा गई थीं। उसकी माँ कमला घर की बाहर की दीवार पर रखे हुए एक छोटे लकड़ी के कटोरे में चाय की ली हुई प्याली रखकर अपने हाथ धोती। कमला के हाथों में मेहनत की एक अलग तरह की नमी थी, नर्म, धीमी और लगातार। उसने ही नील को सिखाया था पत्थर से पानी उड़ाकर तालाब को साफ करना, धान की बोरियों को हल्का सा खुरच कर उनमें पड़ी धूल हटाना, और सबसे बड़ी बात कि अंधेरे में हमेशा एक दीप जला रहना चाहिए। गांव के घर मिट्टी से बदरंग थे। कई बार बरसात में उनकी छतें टपक जातीं, पर हर घर का आंगन किसी ने कभी खाली नहीं छोड़ा। नील के घर के आंगन में एक पुराना आम का पेड़ था, आधा सूखा आधा हरा, पर नील उसे अपना माना करता था। पेड़ की छाया में एक छोटी सी टूटी बोले झुरमुट दिखती थी। वही वो जगह थी जहां नील अक्सर बैठकर अपनी नन्ही सी दुनिया बनाता। एक दिन पगडंडी के मोड़ पर चलते हुए नील को कुछ टकराया। एक पुराना ढोल, आधा पूहा, जिस पर बरसों से धूल बैठी थी और जिसका चमड़ा कड़ा होकर फट चुका था। ढोल किसी मेले का हिस्सा लग रहा था, जिसे वहां अचानक छोड़ दिया गया हो। नील ने उसे उठाया, घूरा, फिर उसे ढोकर पेड़ के नीचे ले गया। उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए थे, पर उसका चेहरा चमक उठा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक खजाना दे दिया हो। माँ, वो दौड़ा, इसको देखो। कमला ने चाय की प्याली रखी और पीछे मुड़ी। ढोल को देखकर उसकी आंखों में एक तरह की नरमी आई। वो जानती थी कि बच्चे किसी चीज में क्या खोज लेते हैं, पर उसकी चिंता भी थी। गांव में इन दिनों बारिश नहीं आई थी। खेतों के सूख जाने की बात हर दम के साथ चल रही थी और लोगों की परेशानियां धीरे धीरे उंगलियों की नोक पर जमा होती जा रही थीं। कहां से पाया? कमला ने पूछा, पर स्वर में वो तिरस्कार नहीं था जिससे बच्चा डर जाए। पगडंडी पर पड़ा था, नील ने कहा। मैं इसे ठीक करूंगा। अगर ढोल बज गया तो शायद बारिश आ जाए। उसकी आवाज में बिल्कुल सच्ची नजाकत थी, मानो ढोल बजने से आसमान खुद को सहलाएगा और धरती को हवा दे देगा। कमला ने एक छोटी मुस्कान दी। वो भी बचपन में ढोल, टूटे खिलौनों की खुशियां जानती थी, पर वयस्क होने की ठोस समझ उसे रोकती। उसके दिमाग में किराने का उधार, सूखते कुएं की चिंता और गांव वालों की बातें रहती थीं। फिर भी उसने कहा, ठीक है बेटा, पहले इसे साफ कर लो, फिर देखेंगे। उस पर लगी धूल मिट जाएगी। नील ने पूरे ध्यान से काम शुरू किया। उसने पानी में हल्का साबुन घोला, पुराने कपड़े से ढोल के छिछले हिस्से को पोंछा और धूप की पतली लकड़ी से अंदर की धूल झाड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां छोटे छोटे निशानों से स्याहीदार हो गईं, पर उसके चेहरे की चमक बनी रही। उसने कुछ तार सा बांधा ताकि हाथ से पकड़े रहने में आसानी हो। वो रोज उस ढोल को बजाने की प्रैक्टिस करने लगा। पहले 2-3 बार आवाज फटी सी निकली,
एक अजीब सी किरकिरी ध्वनि जो चिड़ियों की चहचहाहट से भी कम मधुर लगती थी। पर नील हार नहीं मानता था। उसके प्रहार धीरे धीरे ताल में बदले और ताल एक छोटी सी लय बनती गई। गांव के बच्चे आसपास आकर बैठे। कुछ ने ताल पर ताली बजाई और कुछ ने उसे देखकर चिल्लाकर कहा, नील देखो, तूने ढोल पर सुर बना लिया। धीरे धीरे ढोल की आवाज पगडंडी पर फैलने लगी। सबसे पहले नजदीकी गायों की ठोकरें सम्मान से रुक गईं, फिर कुछ मुर्गियां चौंक कर बगल हट गईं और कुछ बड़ों के चेहरे पर अजीब सी हंसी का झोंका आया। कई को उसकी मासूम जिद पर हंसी छूट आई, पर कुछ की आंखों में वही लकीरें उभर आईं, उनकी जिंदगी की चिंता, जिसकी वजह से वो रात में खिड़की से चांद तक नहीं देख पाते थे। कमला हर शाम ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ जाती। वो नील को दूर से देखती, पत्तों की सरसराहट में उसके छोटे छोटे कदमों की ताल सुनती और मन में शायद ये सोचती कि ये बच्चा अभी भी दुनिया को ऐसे ही समझता रहे। कभी कभी वो अपने भीतर एक इच्छा भी महसूस करती कि नील कभी न बदले, कि उसकी मासूमियत की लय हमेशा बनी रहे। पर वहीं माँ होने का दायित्व भी था। उसने गांव की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर महसूस किया। एक शाम जब हवा में हल्की सी सीलन घुली हुई थी और आसमान में बादल जमा होने लगे थे, नील ने ढोल की तेज सी ताल बदल दी। उसने कुछ नया ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी कम ताकत, थोड़ी तेज चाल और एक मुरझी सी आवाज में ढोल ने एक ऐसी गूंज खिलाई जो पोर पोर से गुजरती हुई लगती थी। नील ने महसूस किया, पता नहीं क्यों, पर उसके भीतर एक उम्मीद जागी। आज शायद सच में बारिश आ जाएगी। कमला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो बेटा, अब खाना खा लो, आज दाल अच्छी बनी है। पर उसकी जुबान के पीछे एक थपकी थी। वो भी चाहती थी कि आज आकाश कुछ बताए, कि महीने का पेट थोड़ा हल्का हो जाए। उसने नील का सर प्यार से सहला दिया और घर के भीतर लौट आई। नील रात तक ढोल बजाता रहा और जब उसने छत पर आंखें उठाईं तो दूर दूर अंधेरा कुछ हल्का सा लगता था, जैसे कोई बहुत धीमी सी हल्की बूंद हवा में घुल रही हो। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और अपने छोटे से दिल में फैसला किया कि वो सुबह सुबह गांव के सबसे पुराने पंडित के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि क्या कोई खास तरीका है जिससे बारिश लाई जा सकती है। रात गहरीने लगी और मिट्टी की पगडंडी की खुशबू हवा में घुल गई। नील अपने ढोल को कोमलता से बगल में रखकर सो गया, दिल में एक धीमी सी उम्मीद और आंखों में सपनों का हल्का सा बोझ। बाहर तालाब की तरफ से कभी कभार मेंढक की टर टर सुनाई देती थी, जैसे रात भी उसी धुन पर अपने आप को झंझोर रही हो। और पगडंडी पर जहां अब नील के कदमों की हल्की सी आहट रुक गई थी, वहां एक छोटी सी चुप्पी बसी रही। एक ऐसी चुप्पी जिसमें आज के दिन की सारी छोटी छोटी चीजें समेटे थीं। मिट्टी की खुशबू, ढोल की गूंज, माँ की दुआ और बच्चे की अनमोल जिद, बारिश की एक छोटी सी उम्मीद। सुबह की पहली किरणें गांव के ऊपर फैलने लगी थी। भट्टीपुर में सुबह हमेशा एक ही तरह से शुरू होती थी। मुर्गियों की हल्की बांग, तालाब की ओर जाती औरतों की चप्पलों की आवाज और मिट्टी की महक जो रात भर की ओस से भारी होकर लौटती थी। पर नील की सुबह आज कुछ अलग थी। वो सूरज की पहली रोशनी के साथ ही उठ बैठा। उसने ढोल को गोद में उठाया जैसे किसी नन्हे बच्चे को थाम रहा हो। चमड़े की सतह पर उसकी उंगलियां धीरे धीरे घूमी, मानो वो पहले ही क्षण जानना चाहता हो कि क्या आज भी ढोल उसकी उम्मीदों का साथ देगा। कमला आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसे नील की ये हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराहट आई। इतनी जल्दी कहाँ का इरादा है? उसने पूछा। माँ, नील ने उत्साह से कहा, मैं आज पंडित जी के पास जाऊंगा, वो बारिश बुलाने के तरीके जानते होंगे। कमला चौंक कर देखती रही। वो चाहती तो उसे रोक सकती थी, पर उसके चेहरे का उत्साह ऐसा था कि वो उससे कुछ भी नहीं कह पाई। वो सिर्फ इतना बोली, जाने से पहले थोड़ा कुछ खा लेना, खाली पेट किसी के घर नहीं जाना चाहिए। नील ने समझदारी से सिर हिला दिया। वो कुछ कौर खाकर ढोल को बाह में दबाते हुए पगडंडी की ओर बढ़ गया। पगडंडी सुबह के समय और भी सुंदर लगती थी।
ओस की बूंदें चमकती थीं, जैसे धरती ने खुद मोतियों की चादर बिछा दी हो। दूर दूर खेतों में हवा सरसराती थी, एक धीमी माँ जैसी थपकी देने वाली हवा। नील चलते चलते कभी ढोल पर हल्की चोट कर देता, कभी एक दो ताल मिलाता। कभी उसे लगता आवाज इतनी दूर जाएगी कि आसमान तक कोई लहर पहुंच जाएगी और बादल जाग जाएंगे। पंडित कालीनाथ का घर गांव के सबसे पुरानी नीम के पेड़ के पास था। छज्जे पर पीली सी कमजोर रोशनी लगी रहती थी। बरामदे में हमेशा तुलसी की महक तैरती रहती थी। नील ने जाकर धीरे से आवाज दी, पंडित जी उठिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। अंदर से धीरे धीरे चप्पलों की खटखट सुनाई दी। बूढ़े पंडित कालीनाथ बाहर आए। उनके बाल बिल्कुल सफेद और आंखें धुंधली थी, पर उनमें एक पुरानी गर्माहट रहती थी, जैसे उन्होंने बहुत सारी बारिशें देखी हों, बहुत सारे मौसमों का उतार चढ़ाव देखा हो। अरे नील बाबू, इतनी सुबह? उन्होंने हंसते हुए पूछा। पंडित जी, ये ढोल मुझे पगडंडी पर मिला था, मैं इसे रोज बजाता हूं। आप बताइए, क्या इससे बारिश बुलाई जा सकती है? पंडित जी उसके चेहरे को बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले, बेटा, बारिश ढोल से नहीं आती। बारिश तब आती है जब हवा तैयार हो, बादल भर जाएं और धरती उसे बुलाए है। लेकिन ढोल क्या कर सकता है पता है? नील ने आंखें फैलाकर पूछा। क्या? ढोल उम्मीद जगाता है, पंडित जी ने ढोल पर हाथ फेरते हुए कहा। जब बच्चा ढोल बजाता है तो गांव के दिल में थोड़ी खुशी जागती है, और जहां खुशी होती है वहां बादल देर तक टिकते हैं। नील ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। तो मैं रोज ढोल बजाऊंगा पंडित जी, ताकि गांव मुस्कुराए और बादल हमारे पास रहें। पंडित जी ने प्रेम से कहा, हाँ बेटा, यही सबसे बड़ा मंत्र है। नील ढोल लेकर वापस आया। वो हर मोड़ पर ढोल बजाता रहा, कभी हल्की चोट, कभी तेज, कभी सूखी आवाज, कभी धुंधली। उसके पास से गुजरती चरवाहे ने मुस्कुराई। एक बुढ़िया ने लौटते हुए कहा, अरे देखो तो, छोटा पुजारी ढोल बजाकर मेघ देवता को बुला रहा है। नील को अच्छा लगा। उसे लगा मां भी खुश होगी। पर जब वो आंगन में पहुंचा, कमला किसी और ही चिंता में थी। वो कुएं के पास खड़ी पानी की बाल्टी भर रही थी और उसकी सांसें तेज थीं कि कुएं में पानी बहुत कम हो गया था। नील पास जाकर बोला, मां, मैं रोज ढोल बजाऊंगा। पंडित जी ने कहा है कि बच्चे की उम्मीद बारिश खींच लेती है। कमला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल को उम्मीद चमकी, पर अगले ही पल बुझ सी गई। वो मुस्कुराई जरूर, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। हाँ बेटा, तुम बजाओ, तुम्हारी आवाज अच्छी है। पर नील को वो थकान समझ आई। वो पहली बार मां के चेहरे पर उस गहरी चिंता की लकीर देख रहा था जो बच्चे के खिलौनों से बड़ी थी। उसी शाम नील ने ढोल को और साफ किया। उसने चमड़े पर थोड़ा तेल लगाया ताकि आवाज साफ निकले। फिर वो पगडंडी पर गया। गांव के कुछ बच्चे आ गए और सब ढोल की आवाज पर झूमने लगे। ढोल की आवाज में सचमुच कुछ ऐसा था जैसे मिट्टी ही बज उठी हो। दूर आसमान में दो बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, बहुत हल्के, बहुत धीमे। नील की आंखें अचानक चमक उठी। देखो, बादल! बच्चे भी उछल पड़े। सचमुच, सचमुच! नील ने ढोल और जोर से बजाया, एक ऐसी लय में जिसमें बच्चे की पवित्र जिद थी और उम्मीद की धड़कन। कमला छत से नीचे उतरकर ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी नमी उतर आई, क्योंकि बच्चे की खुशी औरत के दिल में कभी सिर्फ खुशी नहीं लाती, थोड़ा सा डर भी लाती है। उसे लगा अगर बारिश ना आई तो नील का दिल दुखेगा और वो ये सह नहीं पाएगी। उस रात नील ढोल को सिरहाने रखकर सोया, बारिश के सपने देखता हुआ। कमला उसे सोते हुए देखती रही। हवा में हल्की ठंड थी। कुएं का पानी अब बहुत नीचे था और गांव की फुसफुसाहटें सुबह से ही डर की तरह फैल रही थीं। नील ने करवट बदली। नींद में भी उसके हाथ ढोल पर टिके रहे। कमला ने सोचा, ये ढोल, ये उम्मीद कहीं बहुत बड़ा बोझ न बन जाए उसके छोटे दिल पर। उसने आकाश की ओर देखा।
कुछ बादल अभी भी तैर रहे थे, दूर, बहुत दूर, जैसे किसी और गांव की ओर जा रहे हों। कमला के होठों से एक धीमी सांस निकली। उसे लगा शायद ये मौसम सिर्फ ढोल की आवाज से नहीं बदलेगा। लेकिन उसी वक्त हवा में एक हल्की सी ठंडक घुली। खिड़की के पास किसी पत्ते पर एक बूंद गिरी। ओस थी या बारिश की पहली सांस, कहना मुश्किल था। और नील की मुस्कान नींद में और गहरी हो गई। सुबह का सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर गांव की हवा में एक हल्की बेचैनी थी, जैसे रात कुछ फुसफुसा कर गई हो और सुबह उन शब्दों के बोझ को समझने की कोशिश कर रही हो। नील नींद से उठा और सबसे पहले ढोल को देखा। वो अपनी ही तरह सोया हुआ लगता था, धूल से भरा हुआ, किनारों पर हल्की सी टूटन लिए, पर बच्चों की उम्मीद की तरह जिद्दी। नील ने उसे उठाया, थपथपा कर देखा। आज जरूर आवाज निकलेगी, उसने खुद से कहा। कल बादल आए थे, आज बारिश आ सकती है। कमला उस समय आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। कुएं से पानी खींचते समय उसे बार बार लगा रस्सी का वजन कुछ ज्यादा भारी हो गया है। वो जानती थी जब रस्सी भारी लगने लगे तो इसका मतलब कुआं हल्का हो गया है। उसने बाल्टी खींच कर रखी और मन में वही पुरानी चिंता धीमे धीमे पसरी। अगर इस हफ्ते बारिश ना आई तो क्या होगा? नील उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। माँ, मैं खेत के पीछे वाली चौड़ी पगडंडी पर ढोल बजाऊंगा, वहां आवाज दूर तक जाती है। कमला ने उसकी आंखों में चमक देखी, लगभग वैसी ही चमक जो कभी उसके पति हरि नारायण की आंखों में हुआ करती थी जब वो गांव में नाटक करते थे। पर वो चमक धीरे धीरे सालों के साथ बुझती चली गई। कमला ने चाहा नहीं था कि नील भी किसी ऐसी जिद में पड़ जाए जिसका टूटना उसे दुख दे, पर फिर भी वो मुस्कुराई। ठीक है, पर दोपहर से पहले वापस आ जाना, बहुत गर्मी हो जाएगी। नील ने सर हिलाया, ढोल उठाया और पगडंडी की ओर निकल गया। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। महिलाएं दातुन बनाती, बुजुर्ग बारी बारी से चाय की दुकान पर बैठते, गायों को खलियान की ओर ले जाया जाता। नील के ढोल की आवाज धीरे धीरे गांव पर फैलने लगी। पहले पगडंडी पर, फिर खेतों के बीच बनती संकरी राह पर, फिर तालाब के किनारे जहां पानी बहुत नीचे उतर गया था। कुछ बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में भी आशा की वही रेखा थी, जैसे ढोल बजते ही बादल खुद चलकर आ जाएंगे। नील, आज अलग ताल बजा, कल वाली से अलग। नील ने सर उठाया। मुझे लगता है आवाज को थोड़ा भारी करना होगा, बादल भारी आवाज पसंद करते होंगे। बच्चे हंस पड़े। बिल्कुल। नील ने ढोल पर हाथ रखकर एक नई ताल की खोज शुरू की। धीरे धीरे धम 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 धम। आवाज पहले हल्की थी, फिर आंगन भर की हो गई, फिर खेतों में फैलने लगी। कुछ किसानों ने सर उठाकर दिशा देखी। एक ने कहा, यह नील का ढोल है, देखते जाओ, बच्चा है पर जिद बड़ी पक्की है। दूसरे ने धीरे से कहा, काश उसके ढोल से सच में बादल आ जाएं। किसी ने हंसकर कहा, अगर बच्चों की जिद से बादल आते तो दुनिया हमेशा भीगी रहती। पर उस हंसी के पीछे थोड़ी सी उम्मीद छिपी हुई थी जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता था। दोपहर ढलने लगी, हवा का रुख बदला। पेड़ों पर बैठे कुछ पंछी अचानक तेजी से उड़ने लगे। तापमान थोड़ा गिरा। गांव में एक फुसफुसाहट दौड़ी। बादल आ रहे हैं, क्या सचमुच? पर कमला की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर हो चुकी थी पर नील वापस नहीं आया था। वो घर के बाहर खड़ी होकर पगडंडी की ओर देखने लगी, बार बार, लगातार, बिना थके। गांव की औरतें आकर बोलीं, चिंता मत कर बहू, बच्चा साथ वालों के साथ होगा। पर यह बात किसी मां को कैसे शांत कर सकती है? उसने एक घूंट पानी पिया और ढेर सारे सवालों में उलझती रही। नील कहाँ होगा? धूप तो तेज हो रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसे कहीं चोट तो नहीं लगी? कहीं वो दूर खेतों पर न चला गया हो? आखिरकार वो घर से बाहर निकली।
कुआं, चौपाल, मंदिर, तालाब, हर जगह पूछा, नील को देखा है? सब ने कहा, ढोल बजाता वहां खेतों की तरफ गया था, या अभी थोड़ी देर पहले इधर से पगडंडी की ओर गया था। कमला की सांसें तेज होने लगी, आंखों में डर उतर आया। मिट्टी के रास्ते पर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत चुप हो गई है। उधर नील खेतों के पीछे वाले ऊंचे टीले पर पहुंचा था। ये गांव का सबसे खूबसूरत कोना था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब की हल्की लहरें और दूर दूर पेड़ जैसे पहरेदार। नील ने ढोल को बीच में रखकर बजाना शुरू किया, धीमी ताल से, फिर तेज, फिर धीमी। उसकी लय में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे कोई बच्चा हवा को पुकार रहा हो। जब ताल थोड़ी और गहरी हुई तो आसमान से एक हल्की रेखा खिसकी, एक बादल का टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर थोड़ी छाया। नील उछल पड़ा, आ गए बादल। उसने और जोर से ढोल बजाया। ताल में अब खुशी भी थी और थोड़ी जिद भी। लेकिन उसी क्षण ढोल का चमड़ा एक जगह से फट गया। एक तीखी सी आवाज आई और ढोल की लय अचानक टूट गई। नील ठहर गया, उसकी हथेली हवा में रुक गई, आंखें फैल गईं, चेहरा फीका पड़ गया। ढोल, उसकी आवाज कांप गई। ढोल तो टूट गया। उसने ढोल उठाया, बार बार बजाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे किसी छोटे दिल में बहुत धीरे से दरार आ रही हो। आसमान में बढ़ते बादल अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे, जैसे वे अनजाने में आ गए थे, अब लौटने को तैयार। नील चिल्लाया, रुको, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने ढोल बजाया था। पर हवा में कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरी भारी चुप्पी। उसने अपनी उंगलियों से ढोल को जोड़ने की कोशिश की, चमड़ा खींचा, कसने की कोशिश की, पर ढोल कमजोर था, जैसे उसकी उम्र पूरी हो चुकी हो। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसे लगा वो बादल को रोक सकता था, वो बारिश बुला सकता था, वो अपनी मां की चिंता मिटा सकता था, वो गांव की थकान हल्की कर सकता था। पर अब ढोल टूट गया था और बादल दूर जा रहे थे। वो जमीन पर बैठ गया, ढोल को सीने से लगाकर आसमान की ओर देखता हुआ, जैसे पूछ रहा हो कि क्या उसके छोटे मन की जिद इतनी कमजोर थी। नील की आवाज सुनकर रुकना मुश्किल था। कमला पगडंडी पर दौड़ती हुई पहुंची। उसे नील को देखकर एक पल को राहत मिली, वो सुरक्षित था। पर अगले ही पल उसने उसके हाथ में टूटे ढोल को देखा। नील मां को देखते ही टूट गया। मां, मैंने कोशिश की थी, मैं बारिश को बुलाना चाहता था, पर ढोल टूट गया। कमला उसके पास बैठ गई, उसके आंसू पोंछे, नील का सर अपनी गोद में लिया। उसने कहा, नील, हर ढोल नहीं बोलता, हर जिद पूरी नहीं होती, और हर बादल हमारे लिए नहीं रुकता। नील ने सर उठाकर पूछा, तो क्या बारिश कभी नहीं आएगी? कमला ने उसकी ठुड्डी उठाई, आएगी बेटा, पर ढोल बुलाएगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बारिश बस अपने समय पर आती है। नील ने ढोल को देखा और उसके दिल में पहली बार एक धीमी सी समझदारी की चुभन उतरी। बच्चे के सपने जितने कोमल होते हैं, उतने ही जरूरी भी होते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनका दर्द दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा लगता है। कमला ने उसे गले लगाया, उसकी गर्म हथेलियां नील की आंखों की नमी पहुंचती रहीं। नील ने टूटा ढोल उठाया और घर की ओर कदम बढ़ाए, धीमे, थके हुए, पर मां के हाथ में हाथ थामे हुए। और ऊपर आसमान में बादलों का अंतिम टुकड़ा धीरे धीरे ओझल हो गया। ढोल टूटने के बाद से नील की दुनिया जैसे थोड़ी छोटी हो गई थी। वो पहले जितना उत्साहित होकर पगडंडी पर नहीं जाता था। उसकी चाल में वो हल्की सी चंचलता नहीं रही थी, जो उसे बांस के पेड़ों के बीच उछलते कूदते ले जाती थी। अब वो ढोल को गोद में रखकर बस उसके चमड़े के फटे हिस्से को निहारता रहता। कभी उंगली से उसे दबाकर देखता, कभी चमड़े को जोड़ने की कोशिश करता, फिर थक कर चुप हो जाता। कमला ये सब देख रही थी। वो कोशिश करती,
नील को हंसाए, उसका ध्यान बटाए। पर नील की आंखों के पीछे बैठी उदासी वो भारी समझदारी थी, जो एक बच्चे के दिल में पहली बार उतरती है और जिसे किसी भी माँ के लिए सह पाना मुश्किल होता है। गांव की हवा जितनी गर्म होती जा रही थी, कमला की चिंता उतनी ही गहरी होती जा रही थी। कुएं का तल जैसे रोज थोड़ा नीचे उतर रहा था। पानी अब उतना साफ नहीं दिखता था और गांव में बातें फैल रही थीं कि अगर अगले हफ्ते तक बारिश न हुई तो कुआं बिल्कुल सूख जाएगा। कमला रात को देर तक जागती रहती, जलते दिए को देखते हुए, नील को कंबल में सुलाते हुए और मन ही मन मौसम से लड़ती हुई। कभी वो सोचती, अगर नील ढोल के पीछे इतना नहीं भागता तो शायद इतना नहीं टूटता। पर अगले ही क्षण उसे अपने ही विचार पर शर्म आती। बच्चे की उम्मीद का क्या दोष। उसी रात नील धीरे से बोला, माँ, अगर ढोल ठीक हो जाए तो क्या बारिश फिर आएगी? कमला ने उसके माथे को चूमा। नील, बारिश किसी ढोल से नहीं आती। वो जब आती है तो बस अपने मन से आती है। नील ने धीमे से सिर हिलाया। वो सोने की कोशिश करता रहा, पर उसके भीतर कहीं एक धीमी सी आवाज फिर जागने लगी, ढोल की, ताल की और उम्मीद की। अगले दिन गांव का माहौल और मुश्किल था। खेतों में धूल उड़ रही थी, पशुओं की आंखें थकी हुई लग रही थीं और बिजली की तारों पर लटकी चादरें भी जैसे हवा की कमी से एकदम स्थिर हो गई थीं। नील बाहर निकला, ढोल को धीरे धीरे थपथपाया। एक बार, फिर 2 बार। ढोल से आवाज नहीं निकली, पर नील को लगा आवाज जरूरी भी नहीं। कुछ बातें बिना आवाज के भी आसमान तक पहुंच जाती हैं। वो पगडंडी पर चलने लगा, बहुत धीरे। रास्ते में उसे वही बच्चे मिले जो पहले उसके ढोल की ताल पर उछलते कूदते थे। अब वो उसे देखकर चुप हो गए, जैसे किसी घायल चिड़िया को देख रहे हों। एक ने पूछा, नील, हम ढोल ठीक कर दें? नील ने सिर हिलाया, नहीं, ये ऐसे ही अच्छा है। दूसरे ने पूछा, अब तुम बारिश नहीं बुलाओगे? नील ने हल्का सा मुस्कुराया, बारिश को बुलाने के लिए ढोल की नहीं, कुछ और चीज की जरूरत होती है। किस चीज की? नील ने धीरे से कहा, हिम्मत की। बच्चे समझ न पाए, पर उन्होंने नील की आंखों में वो गहराई देखी जो बच्चों में कम ही आती है। दोपहर होते होते आसमान अचानक अजीब सा बदलने लगा। कहीं कोई काला बादल नहीं था, पर हवा में कुछ घुला हुआ सा एहसास था, जैसे किसी दूर गांव से बरसात की खबर हवा के कंधों पर बैठकर चली आ रही हो। कमला भी ये महसूस कर रही थी, पर उसने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ उम्मीद है, हवा नहीं। वो घर के बाहर पानी के घड़े रखने लगी, अंदर अनाज की बोरियों को ढककर रख दिया, जैसा एक माँ हमेशा करती है, तैयारी पहले, यकीन बाद में। नील घर लौट आया और ढोल को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। वो अचानक बोला, माँ, अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा? कमला ने गहरी सांस ली। नील, हम संभाल लेंगे, हम हमेशा संभाल लेते हैं। पर मैं बारिश चाहता हूँ, नील की आवाज भराई हुई थी। कमला ने उसे गले लगाया। मैं भी चाहती हूँ बेटा, पर हर चीज हम नहीं तय कर सकते। नील उससे हटकर ढोल को देखने लगा, फटा हुआ, थका हुआ, पर उसकी दुनिया का हिस्सा। उसने ढोल को धीरे से थामा और उसे घर के अंदर ले आया। कमला ने आश्चर्य से पूछा, अंदर क्यों? नील ने कहा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये टूटा है, पर मेरा है। कमला के गले में गांठ सी बन गई। बच्चे अपने टूटे खिलौनों से ज्यादा वफादार होते हैं, बड़े अपने पूरे घरों से भी नहीं होते। शाम धीरे धीरे गांव पर फैलने लगी। उमस इतनी बढ़ गई थी कि घरों की दीवारें भी चुप्पी से पसीजने लगी थीं। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए, सूखे कुएं, फसल, जानवर और आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने। नील चुपचाप आंगन में बैठा था। कमला उसके पास आकर बोली, चलो छत पर चलते हैं, हवा थोड़ी ठंडी है। वो दोनों छत पर आए। नील ने आसमान देखा, वो बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें कोई उम्मीद भी नहीं दिखती थी। कमला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो नील, हमारा जीवन बारिश पर नहीं टिका है। हम मेहनत करेंगे, हम निकाल लेंगे। नील ने उसकी ओर देखा। घोर थकान में भी कमला की आंखों में एक जिद छुपी होती थी, एक माँ की जिद। नील ने पहली बार महसूस किया, उसकी माँ किसी ढोल से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक हवा ने करवट ली, इतनी अचानक कि कपड़े की रस्सी तेज आवाज से हिली। पेड़ के पत्ते सरसराए, गांव के कुत्ते भौंकने लगे,
दूर एक हल्की बिजली चमकी, डरावनी नहीं बल्कि जैसे किसी ने आकाश को हल्के हाथ से छुआ हो। नील ने सांस रोक कर देखा, एक छोटा सा काला धब्बा आसमान में उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमला भी उठ खड़ी हुई। उसके दिल ने सालों की चिंता को पकड़कर एक ही सवाल किया, क्या ये वही है? फिर एक बूंद, बस एक, धीरे से कमला की हथेली पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नील चिल्लाया, माँ बारिश! पहली बूंदों के गिरते ही नील के चेहरे की उदासी टूट गई। वो छत पर नाचने लगा। छोटी छोटी बूंदें उसके गालों पर गिरती हुई, उसकी हथेलियों से फिसलती हुई। कमला भी आसमान की ओर देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हफ्तों की चिंता, महीनों की थकान और वो चुप्पी शामिल थी जो वो बस अपने भीतर रखती थी। पर तभी नील अचानक रुक गया। उसने माँ की ओर देखा, फिर आंगन में रखा अपना ढोल, उस पर भी बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वो धीरे से बोला, माँ बारिश आ गई, पर ढोल? कमला उसके पास आई, उसके गीले बाल पीछे किए। नील, बारिश ढोल से नहीं आई, वो इसलिए आई क्योंकि तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। नील ने आंसू पोंछ लिए। बारिश और आंसू एक दूसरे में घुल गए थे। उसने ढोल को गोद में लिया। अब ढोल की चुप्पी में भी एक धुन थी, उस बच्चे की जिसने अपनी दुनिया में पहली बार हार और हिम्मत दोनों को समझा था। नील ने धीरे से कहा, माँ बारिश सच में आ गई। कमला ने उसे गले लगा लिया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, खेतों पर गिरती हुई, कुएं को भरती हुई, पेड़ की शाखाओं को जगा देती हुई। गांव की रात भीगने लगी और पगडंडी, मिट्टी की वो सूखी पगडंडी अचानक फिर से जिंदा हो गई। उस रात गांव बारिश की फुहारों में सो गया और नील अपनी माँ की बाहों में एक नए संगीत के साथ। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।